Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 है, जो कि आपके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में लास्ट चैप्टर है, और इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम हीट का जिक्र करेंगे, लेकिन हीट थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करने से पहले ज़रा हीट डिस्कस कर दें कि हीट क्या है। याद रखिए, हीट एक ऐसी एनर्जी है जो आप किसी बॉडी को देते हैं तो उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप किसी भी बॉडी को हीट देते हो तो उसके मॉलिक्यूलों की वाइब्रेशन या ट्रांसलेटरी मोशन जो भी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हीट एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जिसका ताल्लुक जो है वो उस बॉडी के पार्टिकल्स की मोशन के साथ होता है। और ये भी याद रखें कि हीट हमेशा फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की जानिब। किसी बॉडी के अंदर मौजूद कितनी हीट है ये मालूम करना मुश्किल है, क्योंकि किसी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, करोड़ों लाखों पार्टिकल्स, फिर हर एक की एनर्जी किस तरह निकालेंगे, उसकी मोशन कितने टाइप्स है, ट्रांसलेटरी भी 3 डायमेंशंस मुख्तलिफ होती है। तो किसी बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो हम मालूम नहीं कर सकते। हाँ, वो हीट मालूम कर सकते हैं जो हम किसी बॉडी को देते हैं। जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, उस हीट की वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर चेंज लेकर उसका मैस लेकर C वगैरह लेकर इस फार्मूले में पुटिंग कर देते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ये फार्मूला मैं डिस्कस करूंगा भी, और आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा भी है। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी के अंदर मौजूद हीट हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो हीट जो फ्लो करती है या जो किसी बॉडी में चेंज आ जाती है, हीट को क्यू से जाहिर करते हैं, तो ये मालूम नहीं कर सकते। लेकिन डेल्टा क्यू जो है किसी बॉडी के अंदर जो फ्लो करती है या उस बॉडी से निकल आती है जिसकी वजह से उसकी टेम्परेचर में चेंज आता है, वो मालूम कर सकते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हीट, वो हीट जो फ्लो करती, हम सिर्फ वही मेजर करते हैं। तो इस वजह से हम फिर कहते हैं कि हीट की डिफिनीशन में ये ज़रूर होनी चाहिए कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो यही वजह है कि कोई बंदा पूछता है हीट क्या है, तो इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन आप किस तरह कहेंगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एंड इट कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट कोई ऐसी चीज है जो किसी बॉडी के अंदर जाकर उसकी बॉडी, उस बॉडी के पार्टिकल्स की मोशन में चेंज पैदा कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। इसका मतलब है कि हीट का ताल्लुक जो है वो उस पार्टिकल्स की मोशन के साथ होता है। सो व्हाट इज अ हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हीट इज समथिंग व्हिच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन अच्छा ये कि आप इस तरह डिफिनीशन करें कि हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच विल फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, एंड इट इज बेसिकली रिलेटेड, एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। अब हीट जो है, जो किसी बॉडी के अंदर मूव करती है, किसी बॉडी के अंदर फ्लो करती है, या मिसाल के तौर पर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करती है, वो हीट निकालने का ये तरीका है। ये मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। याद रखो, हीट विल always flow from a body at high temperature to a body at lower temperature. एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, एक कम है। हॉट बॉडी से हीट फ्लो करेगा तो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। कोल्ड बॉडी को टेम्परेचर जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इस स्टेट को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, हरारी तवाज़ुन इसको कहते हैं। सो हीट विल always flow from one body to another body due to the temperature difference. It will flow from a body at high temperature to a body at lower temperature, and this flow will continue till the two bodies will reach the same common temperature. When the two bodies will reach the same common temperature, then the bodies are said to be in thermal equilibrium. अब जो हीट होती है, चूंकि एनर्जी की किस्म है, लेकिन एनर्जी की एक ऐसी स्पेशल किस्म है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को फ्लो करती है, तो आप इसको जॉल्स में भी नाप सकते हो। लेकिन आमतौर पर जो यूनिट्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं स्पेशली फॉर हीट, वो कैलोरी, किलो कैलोरी और BTU है। कैलोरी क्या है?
आप कैलोरी की डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि आप 1 ग्राम पानी ले लो और 1 ग्राम पानी का टेंपरेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, यानी टेंपरेचर में चेंज आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो। तो जाहिर है टेंपरेचर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, उसको मारोगे तो नहीं, उसको गुस्सा तो नहीं करोगे, उसको हीट दोगे। जितनी तुमने हीट दे दी उसी हीट को हम बोलेंगे 1 कैलोरी। So what is 1 calorie? It is the amount of heat which is required to raise the temperature of 1 gram of pure water. आप पानी लोगे, कौन सा पानी? जिसका टेंपरेचर आप 14.5 से 15.5 का। So what is calorie? It is the amount of heat. ये वो हीट की किस्म है। कौन सी हीट की किस्म है? Which is required, जो जरूरत होती है। कब जरूरत होती है? To raise the temperature of 1 gram of pure water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। याद रखिए ये स्टैंडर्ड लिया गया है। आप 13 से 14 भी कर सकते हो, 10 से 11 भी कर सकते हो, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। इन्होंने एक स्टैंडर्ड लिया है, वो 14.5 से लेकर 15.5 है। इसी तरीके से किलो कैलोरी है। किलो कैलोरी में फिर आप 1 ग्राम नहीं 1 किलोग्राम ले लोगे तो डिफिनीशन उसी तरह होगा। What is kilocalorie? It is the amount of heat which is required to raise the temperature of 1 kilogram of pure water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade. Mathematically 1 calorie जो है वो 4.18605 जूल के बराबर होती है और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर है। तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो जनाब क्या आ जाएगा? 4186.05 जूल। तो हम कह सकते हैं कि किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर है या इतने जूल्स के बराबर है। आमतौर पर ये जो कैलोरी होती है इसमें 1 ग्राम है, इसका मतलब है ये CGS यूनिट हो गई। ये 1 किलोग्राम है तो ये MKS सिस्टम हो गया। अगर आप इस तरह करो कि आप पानी 1 किलोग्राम ना लो बल्कि आप पानी 1 पाउंड ले लो, मैं BTU की बात करता हूं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये एक और यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो ज्यादातर ब्रिटेन में इस्तेमाल होता है, बरतानिया में। फिर उस केस में मैस को हम पाउंड्स में नापते हैं और 1 पाउंड जो होता है वो तकरीबन 0.45 किलोग्राम के बराबर होता है। तो आप इतना पानी ले लो और उस पानी का टेंपरेचर पर आप सेंटीग्रेड नहीं, हम जनाब फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो आप उसका टेंपरेचर जो है फिर आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा दो और वो फिर जनाब हम बढ़ाते हैं 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो आप 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाओ, यानी चेंज इन टेंपरेचर आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दो। So what is 1 BTU? It is the amount of heat which is required to raise the temperature of 1 pound of pure water from 63 degree Fahrenheit to 64 degree Fahrenheit. आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि the amount of heat which is required to raise the temperature of 1 pound of pure water through 1 degree Fahrenheit. लेकिन स्टैंडर्ड कह दो तो स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 पाउंड जो होता है वो मैंने बताया है 0.45 तकरीबन किलोग्राम के बराबर। 1 BTU जो है वो जौल्स में भी मैंने लिखा है 1054.87 जौल्स और कैलोरी में 251.996। इसका मतलब है कि BTU कैलोरी से भी बड़ा है और BTU जौल से भी बड़ा है और कैलोरी जो है वो जौल से बड़ा है, जौल छोटी है। देखो जौल छोटा था, जौल के साथ तुमने 4 मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद वो इस काबिल आ गया कि वो कैलोरी के बराबर है, तो इसका मतलब है कैलोरी बड़ा था और जौल छोटा है। सो कैलोरी, किलो कैलोरी, BTU ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जो स्पेशली जनाब हम यूज़ करते हैं। और किसके लिए यूज़ करते हैं जनाब? हम ये हीट के लिए यूज़ करते हैं। तो जनाब एक साइंसदान था जौल, उसका नाम था, उसने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं जौल्स मैकेनिकल थ्योरी। What is Joule's mechanical theory? According to this theory, work and heat are interconvertible. यानी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। मैं क्या करता हूं? वर्क करता हूं, रगड़। इस केस में मैं फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क कर रहा हूं, ऐसा करने से मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं, इसका मतलब है वर्क कन्वर्ट हो रहा है हीट में। सो वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू हीट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिलेंडर लिया, उसमें मैंने नीचे से हीट दी और पिस्टन ऊपर चला गया। क्यों?
क्योंकि मेरी हीट का कुछ हिस्सा वर्क में इस्तेमाल हो गया, तो वहां पे हीट कन्वर्ट हो रहा है वर्क में, यहां पे वर्क कन्वर्ट हो रहा है हीट में, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज जॉल्स मैकेनिकल ऑफ हीट, वर्क एंड हीट आर इंटर कन्वर्टेबल, दैट इज हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। दिस इज नोन एज जॉल्स मैकेनिकल, दिस इज नोन एज जॉल्स मैकेनिकल थ्योरी। अच्छा, जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना हीट भी ज्यादा पैदा होगा, जितना ज्यादा हीट दोगे उतना पिस्टन भी ऊपर ज्यादा जाएगा, वर्क भी ज्यादा। इसका मतलब है दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हम ये कह सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, या हम ये भी कर सकते हैं कि हीट ज्यादा दोगे तो वर्क ज्यादा पैदा होगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। हम यहां पे हीट को मैं डायरेक्ट H कह रहा हूं, आप डेल्टा Q कर सकते हो, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। अगर आप एक फॉर्म ले रहे हो तो वर्क से हीट पैदा हो रही है, सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर आप सिलेंडर वाला केस ले रहे हो तो उसमें आप हीट देकर वर्क पैदा हो रहा है, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। चूंकि हमारे कोर्स में ज्यादातर हम हीट देकर और सिलेंडर लेकर वही बातें करेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको समझ आ जाएगी, मतलब पता चल जाएगा कि हम यही बातें कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये इक्वेशन इस तरह कर रहा हूं। W इज इक्वल टू कुछ ना कुछ मैं क्या लगा रहा हूं, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को आप C कह दो या जो भी कह दो, इस कांस्टेंट को जिससे भी जाहिर करें, इसको हम बोलते हैं जॉल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आपकी किताब में वैसे ये J से जाहिर हुआ है, जॉल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इज जॉल्स मैकेनिकल? जॉल्स यानी ये जॉल ने बताया था, मैकेनिकल यानी ये वर्क है। कौन सा वर्क है? इक्विवेलेंट, जो इक्वल है। किसके इक्वल है? हीट। यानी वो वर्क जो हीट के इक्वल है उस वर्क को जॉल कहेंगे। अब आप कहेंगे ये सर क्या कह रहे हैं, तो बेटा यहां से आप J निकालें। व्हाट इज J? J बराबर होगा W डिवाइडेड बाय H। H डिवाइड हो रहा है, जो चीज डिवाइड हो रही है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, उसका मतलब क्या होता है? यूनिट। आप इस तरह करो कि आप 1 कैलोरी हीट पैदा करो, यानी यूनिट अमाउंट ऑफ हीट पैदा कर दो। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे W, H की वैल्यू मैं 1 कर देता हूं, सो J आ जाएगा W। सो व्हाट इज J? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब ये J जो है ये वर्क है। कौन सा वर्क है? Which will produce unit amount of heat, जो यूनिट हीट पैदा करेगा। ये वो वर्क है which is required to produce unit amount of heat, जो यूनिट अमाउंट ऑफ हीट को पैदा कर देता है। आप कैलोरी की बजाय किलो कैलोरी भी कर सकते हो। वैसे बेटा मैंने बताया था, याद रखिए, जब 1 कैलोरी आप हीट पैदा करोगे उसके लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा 4.18 जॉल वर्क होता है। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 1 कैलोरी बराबर होता है, वो जो मैंने कहा था कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जॉल। तो आप इस तरह करो, पानी ले लो। कितना पानी ले लो? 1 ग्राम कैलोरी। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाओ। तो ऐसा करने के लिए तुम उस पानी में कोई भी चीज रखकर उस पर वर्क करो ताकि उसके मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़े। तो आपको 4.18 जॉल काम करना पड़ेगा। जब आप इतना काम करोगे तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का मतलब ये है कि 1 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट पैदा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम ये कह सकते हैं कि 1 कैलोरी हीट पैदा करने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो 4.18 जॉल है। तो हम J की वैल्यू 4.18 जॉल पर कैलोरी, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब आप इसकी मुख्तलिफ डिफिनीशंस कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं, 4180 जॉल डिवाइडेड बाय किलो कैलोरी कर सकता हूं। नीचे 1000 मल्टीप्लाई करो तो किलो हो जाएगा, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करो ये। अब देखो आप मुख्तलिफ डिफिनीशंस कर सकते हो। व्हाट इज जॉल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट? व्हेन 4.18 जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 ग्राम ऑफ वाटर, it will increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. This amount of work is known as Joule's mechanical equivalent of heat. Yeah. When 4180 joule of work is done on 1 kilogram of water, it will increase the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree centigrade. This amount of work is known as Joule's mechanical equivalent of heat. Yeah. General definition. It is the amount of work done to produce unit amount of heat. इस इक्वेशन को हम बोलते हैं जॉल्स मैकेनिकल थ्योरी,
और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये एक छोटी सी थ्योरी थी, जूल्स मैकेनिकल थ्योरी, या जिसको हम बोलते हैं जूल्स, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ। सो व्हाट इज जूल्स मैकेनिकल थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वर्क एंड हीट एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दे आर रिलेटेड as W is directly proportional to H, और J लगाओगे जॉल्स कांस्टेंट आ जाएगा। बाकी सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है जनाब। एक छोटी सी चीज आ गई है जिसको जनाब हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल एनर्जी, वो भी डिस्कस कर दें तो मेरे ख्याल में मैं आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। तो बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स की तरफ नहीं आ रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों का जो बेसिक है, जो ग्राउंड है, वो बना रहा हूँ। एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी, जिसको आपकी फिजिक्स की किताब में डेल्टा यू से जाहिर करते, सॉरी यू से जाहिर करते हैं। आपकी केमिस्ट्री की किताब में उसको ई से जाहिर करते हैं, लेकिन ये डिस्कशन थोड़ी सी बाद में करूंगा, फिलहाल मैं फिजिक्स की बातें कर रहा हूं। अब कोई भी पार्टिकल ले, कोई भी बॉडी ले लो, उस बॉडी के पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होते हैं? वो मोशन में होते हैं। सपोज आप गैस ले लो, गैस के मॉलिक्यूल सीधे भी जा रहे होते हैं, सीधे भी जा रहे होते हैं। याद रखो, ये मॉलिक्यूलों के अंदर जो एटम होते हैं ये वाइब्रेशंस भी करते हैं, ये रोटेशन भी करते हैं, वाइब्रेशन भी करते हैं। अगर आप इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप मॉलिक्यूलों को चलो ले लो, एक मॉलिक्यूल जा रहा है इस तरह टकरा कर वापस आ जाता है, यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा कर इस तरह आ जाता है, वाइब्रेशन भी कर रहा है। लेकिन खैर ये वाइब्रेशन नहीं है, ये मॉलिक्यूलों के अंदर एटमों की वाइब्रेशन होती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी बॉडी ले लोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ट्रांसलेशनल भी हो सकती है पार्टिकल की, उसमें काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल भी होती है। इन सब को आप इसमें प्लस कर दो, और प्लस करने के साथ साथ उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इस पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द बाइंडिंग फोर्सेस, वो फोर्सेस जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, या जिसकी वजह से मॉलिक्यूलों के अंदर एटम्स बंधे हुए हैं। यानी इससे मुराद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकता है और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकता है। जब इन सब को हम प्लस कर लेते हैं, इन सब को प्लस करके हम इंटरनल एनर्जी यू कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो खैर सही है, पोटेंशियल एनर्जी पे अक्सर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज बेटा मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं, तो हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में होता है? H2, यानी H और H के दरमियान बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। मुझे ये बताओ बेटा, ये जो बॉन्ड है यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर ये बॉन्ड ना होता तो क्या होता? दोनों हाइड्रोजन आजाद आजाद होते। इसका मतलब है हाइड्रोजन की असल पोजीशन क्या है? आजाद। इस बॉन्ड की वजह से क्या हुआ? एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को करीब करके उसकी पोजीशन को चेंज करके, आपस में करीब करके उसको अपने साथ हरकत करने पे मजबूर कर दिया है। इसका मतलब है बॉन्ड का मतलब यह है कि हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई। द एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। मेरा कहने का मकसद यह है कि इन बाइंडिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो हाइड्रोजन करीब आएंगे और वो बॉन्ड बनाएंगे, इस दौरान उनसे जितनी एनर्जी खारिज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मेरा कहने का मकसद है कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली आप जहां कहीं पे भी लेंगे, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिक हो, वो हमेशा अक्सर माइनस में आती है। इसका मतलब हाइड्रोजन नॉर्मल हालात में ये थे, जब वो करीब हो रहे हैं तो वो बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी खारिज करेंगे। इसका मतलब है जब वो नॉर्मल हालात में थे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। जब वो करीब आ रहे हैं तो वो एनर्जी खारिज कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी 0 से कम हो रही है। 0 बेटा एक रेफरेंस लेवल है, उससे कम हो रही है। कम होने का मतलब यह है कि माइनस में आ रही है। मेरा कहने का मकसद यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर, इसी तरीके से अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ले ले, पानी ले ले, सपोज मैं गैस नहीं पानी ले रहा हूँ, एक वाटर और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स है। अगर ये फोर्स ना होता वाटर के मॉलिक्यूल आजाद आजाद होते। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से एक वाटर ने दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को करीब करके उसकी पोजीशन को चेंज करके अपने साथ हरकत करने पर मजबूर कर दिया है। इसका मतलब है उसकी पोजीशन चेंज हुई। द एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे कहने का मकसद यह है
कि आप कोई भी बॉडी ले लो, उसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल। तो हम इंटरनल एनर्जी की डिफिनेशन क्या कर सकते हैं? द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। या हम ये भी कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। हम इस तरह भी कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द बाइंडिंग फोर्सेस, बाइंडिंग फोर्सेस जिसकी वजह से आप इसमें बंधे हुए हैं। तो वो एटम भी आप इसमें बन सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बन सकते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मकसद है व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? द सम ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। याद रखिए, अगर आप मोनो एटॉमिक गैस ले लें, मिसाल के तौर पर आप हीलियम ले लें, तो हीलियम के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। इसका मतलब है उसमें इंट्रा नहीं है, और दूसरा यह है कि उसमें इंटर भी नहीं होता, क्योंकि किसी दूसरे के साथ अट्रैक्शन वगैरह नहीं करते। इसका मतलब है कि मोनो एटॉमिक गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो फिर मोनो एटॉमिक केसेस में आप क्या कहोगे? द सम ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, या द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, हम इस तरह कह सकते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज नोन एज इट्स इंटरनल एनर्जी। अगर मोनो एटॉमिक नहीं है तो फिर ये भी मौजूद होगा। अब आपके साथ इस तरह भी एमसीक्यूज बन सकता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस the potential energy will be zero, the potential energy of the particles of the gas will be zero। मुख्तलिफ गैसेज होंगी, उनमें एक मोनो एटॉमिक गैस होगा जो कि ग्रुप 8 है हमारे पास, वो हो। अगर वो है तो आप उसको टिक कर दें, अगर वो नहीं है तो फिर एक और ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, तो आप नन ऑफ द अबव कर दो। या आपसे ये भी कहा जा सकता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस द पोटेंशियल एनर्जी विल हैव मिनिमम वैल्यू, इस तरह भी हो सकता है। मिनिमम से मुराद है जीरो, सॉरी मतलब मिनिमम नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली तो फिर वो माइनस उससे कम है। आपको इस तरह फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, तो आप मोनो एटॉमिक कह दो। याद रखो, किसी बॉडी के अंदर मौजूद सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये भी बड़ा दर्द है सारा। हम आमतौर पर इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं करते, हम उसमें चेंज मालूम करते हैं। और चेंज किस तरह निकालेंगे वो हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ से हम निकालेंगे, इसको उधर ले जाकर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये हम करेंगे। लेकिन ये मेरे आज का टॉपिक नहीं है बेटा, ये मेरे आने वाले दिन का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें मैं बाकायदा तौर पर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूँगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इंटरनल एनर्जी हम मालूम नहीं करते, आमतौर पर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करते हैं। इसके साथ ही बेटा मेरा आज का जो पहला लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के साथ, वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।